बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करने लगे। इससे पहले हमने 6 ऑनलाइन लेक्चर कंप्लीट किए हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में गैसेस का पार्ट हमने अच्छा खासा कर लिया है। हमने लास्ट में बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ कंप्लीट किए थे। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम कोशिश करेंगे गैस को कंप्लीट करने की, जितना भी हम कर पाए। आज का जो भी लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, अब क्योंकि एप्टीट्यूड लेवल पे आप डेरिवेशंस के दौर से तो निकल जाते हैं कि आप डेरिवेशन याद करें, तो जस्ट कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि आपने भी 3 लॉज पढ़ लिए। एक आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा जिसमें V और P का रिलेशन आपने इन्वर्स पढ़ा, फिर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा जिसमें आपने V और T का रिलेशन डायरेक्ट पढ़ा, और फाइनली आपने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा जिसमें आपने V और N का रिलेशन डायरेक्ट पढ़ा। इसमें आप तमाम चीज़ें पहचानते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने के बाद V लेफ़्ट साइड पे होता है। डेरिवेशन मैं तो कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी है, पर आपको ज़रूरत नहीं कि रट्टा मारे हो डेरिवेशन की। और NT अब न्यूमरेटर में प्लेस हो गया, P डिनोमिनेटर में आ गया, और फाइनल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे कांस्टेंट आ गया कैपिटल R, जो आप सबको हिफ्ज होता है। और फाइनल इक्वेशन बन जाती PV इक्वल टू NRT। ये जो PV इक्वल टू NRT है इसको आप कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये तमाम गैसेस के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। और कैलकुलेशन सारी इसी से रिलेटेड आप करते हैं गैस लॉज को मिला के। तो डेफिनेशन क्या बनी कि वो इक्वेशन जो तमाम गैस लॉज को, मेन गैस लॉज, तमाम बोलना सही नहीं है, जो 3 मेन लॉज हैं बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, इन तीनों लॉज को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन आपको मिलती है दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। अब थोड़ी R के बारे में बात कर लेते हैं। जो R है इस जनरल गैस इक्वेशन में, इस R को आप कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। दिस R इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। इसको आप बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। और दुनिया की हर गैस के लिए इसकी जो वैल्यू है ये अनकंडीशनली फिक्स है। यानी अनकंडीशनली फिक्स का मतलब है कि कोई से भी हालात हो, कोई से भी आप कहने कंडीशंस हो, कोई सी भी गैस हो, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और इसकी वैल्यू आपको अगेन इसी पूरी कैलकुलेशन है जो कि आपको नॉर्मल लेक्चर में आप याद करते हैं फॉर पेपर, पर अभी आपको इसकी वैल्यू यूनिट समेत याद होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगेन आप उसमें टाइम ज़ाया करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी एक वैल्यू जो CGS सिस्टम में है दैट इज़ 0.0821। यूनिट भी याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभार वो पेपर में ये भी करते हैं कि वैल्यू दे देते हैं आपको और यूनिट में खेलते हैं आपसे, तो यूनिट भी आपको अच्छी नहीं आनी चाहिए। MKS में इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 8.31 न्यूटन मीटर, और इसकी जगह पर जूल भी लिख सकते हैं, और नीचे मोल केल्विन वैसे ही है। और फाइनल वैल्यू इसकी जो FPS में है आप कह लो दैट इज़ कैलोरी में कह लो, FPS बोलना सही नहीं है, कैलोरी में जो इसकी वैल्यू है वो MKS ही कहलाएगा, पर कैलोरी में अगर आप प्लेस कर दें तो इट इज़ 2 ये न्यूटन मीटर, क्योंकि जूल की यूनिट है और जूल को आपने कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया तो कैलोरी पर मोल। और ये एक दफ़ा पेपर में, ये तो रूटीन वाली वैल्यूज़ हैं आपको याद ही होती हैं, ये ज़रा इसलिए मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने नॉर्मल लेक्चर में इतना पढ़ते नहीं और ये एप्टीट्यूड लेवल पे आ जाता है, लिहाजा आपको आना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जनरल गैस इक्वेशन जो है इसकी एक जर्नल फॉर्म भी, अगेन उसकी पूरी डेरिवेशन है। पर्सनल इंटरेस्ट किसी का हो तो हर नोट्स में और बुक में मिल जाएगा, पर आपने इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, ये आपने बिल्कुल भी याद बात नहीं करनी। डेरिवेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए दैट इज़ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और ये आगे भी जा सकता है P3 V3 अपॉन T3, P4 V4 अपॉन T4, इस तरह भी ये मूव कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं।
जितना भी आगे इसको आप लेके जाएं ये आगे जा सकता है। अब ज़रा इसकी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि न्यूमेरिकल्स का आपको आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे, उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगाएं आप, पर आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सा न्यूमेरिकल कैसा होता है, ब्लाइंड होकर नहीं जाना। जैसे अब ये जो इक्वेशन है PV = NRT, पहले मैं आपको इसके बता दूं कि इसके अगर न्यूमेरिकल पेपर में आ जाते हैं या कैलकुलेशन नहीं आती, स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कभी ऐसा भी करते हैं कि न्यूमेरिकल दे देते हैं वो और ऑप्शन में आंसर नहीं देते, स्ट्रक्चर दे देते हैं, जो करके जाता है लॉजिक से वो मज़ा आ जाते हैं, उसके बच जाता है वो, जो बिल्कुल छोड़ कर न्यूमेरिकल चले जाता है वो फंस जाता है। इस इक्वेशन की करने की शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इसमें पेयर बनाने होते हैं आपको। पहला पेयर ये है कि आपका अगर प्रेशर ATM में है तो आपका जो वॉल्यूम है वो DM³ में होना चाहिए। दिस इज़ पेयर नंबर 1, कि अगर आपका प्रेशर ATM में है तो वॉल्यूम DM³ में होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो R की वैल्यू 0.0821 होगी, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, यूनिट में दोबारा से नहीं लिख रहा। अगर सेकंड पेयर आप बनाएंगे, अगर आपका प्रेशर पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो आपका जो वॉल्यूम है उसका यूनिट होना चाहिए m³। अगेन अगर ऐसा हो गया तो R की वैल्यू होगी 8.31। और अगर आपका जो प्रेशर है वो टॉर में, प्रेशर अगर आपका टॉर में है तो ये अलाउ नहीं, यानी अगर प्रेशर टॉर में है तो या तो उसको आप कन्वर्ट कर दें ATM में, या उसको आप कन्वर्ट कर दें पास्कल में, क्योंकि टॉर से पास्कल में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। तो जो नॉर्मली हम करते हैं वो यही करते हैं कि टॉर से हम ATM में चले जाते हैं, डिवाइड बाय 760। बाकी जो कन्वर्जन है वो आपको आनी चाहिए, DM³ की कन्वर्जन और m³ वगैरह कन्वर्जन वो आपको आनी चाहिए। तो टॉर से ATM में जाने के लिए आप 760 डिवाइड कर देते हैं। टॉर इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। ये दो पेयर आप बनाएंगे। टेम्परेचर जो है ऑलवेज इन केल्विन, ये पहले बात हो चुकी थी लास्ट क्लास में, कि चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, क्योंकि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था, तफसील से पढ़ा था आपने। तो अब कोई सब न्यूमेरिकल इसका आएगा तो, और आप अभी भी किसी को पढ़ाना चाहते हैं, कोई आपका जूनियर है ये वो, तो आप बस ये बेसिक बातें फॉलो करें, 1 मिनट में आपका आंसर सब आएंगे, किसी किस्म की परेशानी आपको नहीं होगी। ये पेयर बनाना है, ये पेयर बनाना है, ये आर की वैल्यू लेनी है। पेयर अगर ना हो तो सॉल्व नहीं करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे। टॉर अगर दे दिया तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे ATM में, जो कि आसान है। अगर पास्कल में लेके जाना पड़ा तो फिर ATM से फर्दर पास्कल में जाना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 101300 से। चले जी, अच्छा अब अगर न्यूमेरिकल जो है इस फॉर्मूले का करना है, इस फॉर्मूले का अगर न्यूमेरिकल करना है आपको, तो इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल करने की ट्रिक सिर्फ ये है कि जो यूनिट P1 का होगा वही यूनिट P2 का होगा, जो यूनिट V1 का होगा वही यूनिट V2 का होगा, और T1 और T2 सेम तो होंगे, साथ में ये केल्विन में होंगे। इन दोनों में कोई शर्त नहीं है, टॉर में हो, ATM में हो, पास्कल में हो, सब अलाउ है। सिर्फ शर्त ये है कि यूनिट इन दोनों का सेम होना चाहिए, जो यूनिट P1 का वही P2 का, जो यूनिट V1 का वही P2 का। T1 T2 में ज़रा सख्ती है कि आप इसको सेंटीग्रेड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, केल्विन में होना ज़रूर। दोनों सेंटीग्रेड में होंगे तब भी नहीं चलेगा, केल्विन में करना पड़ेगा। अगेन इसके भी कितने भी न्यूमेरिकल आप करें, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। सिर्फ ये एक पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं ग्राम स्लो। ये आपका लॉ नंबर 4। अच्छा भाई, ग्राम स्लो क्योंकि डिफ्यूजन को रिलेट करता है, तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर पहले बताया था आपको। तो रिवीजन का वर्ड सही है कि बेसिकली डिफ्यूजन क्या है कि गैस जो है वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, और ऐसा करके वो अपना वॉल्यूम बढ़ाती है। तो गैस का एक जगह से दूसरी जगह जाना और एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस बिहेवियर को आप डिफ्यूजन बोलते हैं। तो गैस का अपना वॉल्यूम बढ़ाना, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ग्राम का मानना यह है कि दुनिया में जितनी भी गैसेज हैं सब डिफ्यूजन करती हैं। ज़रा सुनने की बात है, ग्राम का मानना यह है दुनिया में जितनी भी गैसेज हैं सब डिफ्यूजन करती हैं, और ये गैस का ऐसा ही नॉर्मल बिहेवियर है जैसे इंसान का बिहेवियर है दौड़ना। जैसे दुनिया का हर नॉर्मल इंसान दौड़ सकता है।
बिल्कुल इसी तरह की दुनिया की हर जो गैस है वो डिफ्यूजन करेगी। लेकिन 2 इंसान या 3 इंसान या 4 इंसान जो दौड़ते हैं वो रन तो सब करते हैं, दौड़ते सब हैं, कैन रन, पर उनकी स्पीड बराबर नहीं होती। कोई तेज़ दौड़ता है, कोई स्लो दौड़ता है। बिल्कुल इसी तरह ग्राम का मानना यह है कि दुनिया की हर गैस डिफ्यूज़ करती है, पर उसकी डिफ्यूज़ करने की जो स्पीड है बिल्कुल इंसानों की तरह वो सेम नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक यहाँ से शुरू हो गया कि हमारा टॉपिक डिफ्यूजन नहीं है, हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन की स्पीड। अगर कोई आपसे पूछेगा भाई इंसान दौड़ सकता है, स्पीड अलग अलग है, आप बोलेंगे हाँ, वो वजह पूछेगा, आप उसको वजह बता सकते हैं कि किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की एनर्जी कम है, किसी का स्टेमिना ज़्यादा है, किसी का स्टेमिना कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह लोगों ने ग्राम से ही पूछा होगा भाई ग्राम बताओ भाई कि डिफ्यूजन की स्पीड बराबर क्यों नहीं है। तो स्पीड के लिए उसने वर्ड इस्तेमाल किया रेट का। पहले तो ये तय कर लें ताकि परेशान ना हो कि स्पीड के लिए कौन सा वर्ड है, रेट का। तो अब मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जब हम लिखेंगे तो रेट लिखेंगे, परेशान मत होइएगा। स्पीड ज़रा जनरल वर्ड है, पढ़ाना और पढ़ना आसान होता है। तो अब उसने बोला ग्राम ने कि दुनिया की हर गैस डिफ्यूज़ तो करती है पर उसकी स्पीड बराबर नहीं है। भले कंडीशन सेम कर दो तब भी स्पीड बराबर नहीं है, कंडीशन तो सेम करना ही करना है। तो उसकी जो उसने वजह बताई, उसकी वजह उसने बताई कि भाई अगर कंडीशन सेम ना हो और किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो और किसी का टेम्परेचर कम हो, तब तो बात समझ में आती है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, पार्टिकल तेज़ चलेंगे, और जिसकी एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगी, पार्टिकल स्लो चलेंगे। लेकिन जब कंडीशन सेम करने की बात कर दी, टेम्परेचर सेम करने की बात कर दी, अब तो स्पीड बराबर होनी चाहिए। पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, और उसकी जो वजह वो बताता है वो बोलता है या तो आप डेंसिटी पढ़ लो या फिर मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि दुनिया की हर गैस की डेंसिटी और हर गैस का मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, और इन दोनों का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसीलिए ग्राम ने ज़रा आज़ादी दे दी कि आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ से पढ़ लो। तो इसका मतलब है कि दुनिया में तमाम गैसेस डिफ्यूज़ कर सकती हैं, पर उनकी जो स्पीड है वो बराबर नहीं होगी, और स्पीड बराबर नहीं होने की वजह उनकी या तो क्या है, डेंसिटी, या उनका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। जब आप पढ़ते हैं तो डेंसिटी से पढ़ना आसान होता है, वज़न को बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास इसलिए आसान है कि कैलकुलेशन आसान होती है। ऑलमोस्ट दुनिया की हर गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी को नहीं, डिफ्यूजन को रिलेट करना या तो डेंसिटी से या मास से। अब आप सोच के बात कर सकते हैं कि भाई जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो वज़नी होगी, और वज़नी होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए ट्रैवल करना मुश्किल होगा। जिस गैस की डेंसिटी कम होगी वो लाइटर होगी, लाइटर होगी तो चलना आसान होगा। तो इसका मतलब है कि आपका जहन ये बात एग्री कर रहा है कि भाई जो वज़नी चीज़ है वो स्लो चलेगी, स्पीड कम होगी, जो लाइटर चीज़ है वो तेज़ चलेगी। तो इसका मतलब है कि जहन में क्या आता है कि भाई जिस गैस की डेंसिटी कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड कम होगी। और इस बात को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। और जैसे मैंने कहा कि स्पीड के लिए हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, रेट का। तो स्टेटमेंट क्या बनी भाई, स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपको सुनाऊंगा, आप जहन में बैठाएं कि जो कंडीशन सिमिलर है वो पहले बात हो चुकी है, अंडर सिमिलर कंडीशन बात हो चुकी है। जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आर है उसका जो रिलेशन है किसके साथ, डेंसिटी के साथ। उसका जो रिलेशन डेंसिटी के साथ है वो इन्वर्स है। जब एक चीज़ ज़्यादा होती है और एक चीज़ कम होती है तो उसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी, इसमें कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। डेंसिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, डेंसिटी कम होगी, स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप, और फाइनल फॉर्मूला आप ये बना लेंगे, डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो बात अलग से पढ़नी, लॉ तो आपने पढ़ लिया, डेंसिटी ज़्यादा स्पीड कम, डेंसिटी कम स्पीड ज़्यादा। जो अलग से ये बात पढ़नी है वो ये है कि डेंसिटी को रूट में लेना है। बहुत से लोगों को जहन में भी होगा और सोचे होंगे सर ने लिखा नहीं, तो अब मैंने लिख दिया डेंसिटी को रूट में लेना है। इसका मतलब है कि डेंसिटी शुड बी इन स्क्वायर रूट। अब ये बात आप जहन में रखें, बिल्कुल स्ट्रांगली जहन में रख लें कि जब साइंटिस्ट आपको रिलेशंस पढ़ाते हैं
डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, इस तरह के रिलेशन साइंटिस्ट आपको पढ़ाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म बन चुकी है, मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ आपको एक बात। तो मैथमेटिकल फॉर्म जब साइंटिस्ट आपको पढ़ाते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन के लिए मैंने कल आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में चार्ल्स लॉ में कि शर्त यह है कि डायरेक्ट रिलेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास हो। अगर रिलेशन इन्वर्स है और ग्राफ कर्व है तो उसमें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन तो उसका ओरिजिन से गुजरना ज़रूरी है, और अगर वो ओरिजिन से नहीं गुजरेगा तो फिर लॉ वैलिड नहीं है। और अक्सर ऐसा होता था कि भाई रिलेशन डायरेक्ट लगता था पर ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। तो इस मसले को मैथमेटिकल मसला माना जाता था, और इसमें करते ये थे साइंटिस्ट कि पूरे वैल्यू में चेंजिंग लाते थे, पावर स्क्वायर फला फला, और चेक करते थे डेटा बना के कहाँ पे जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ ओरिजिन से भी पास हो जाए। जहाँ सिलेबस में होता था हमने पढ़ा, जहाँ नहीं हमने नहीं पढ़ना, बस जनरल कॉन्सेप्ट आपने बना लेना है कि जितनी इस तरह की चीज़ें लगती हैं, अंडर रूट क्या है, पावर ही हाफ पावर। जैसे आप न्यूटन्स लॉ में फिजिक्स में स्क्वायर लगाते हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो पावर आप लगा रहे हैं हाफ, ये जो हाफ पावर है ये लॉजिकल नहीं है, ये मैथमेटिकल है कि जब आप ग्राफ बनाएं आर का डी के साथ और वो स्ट्रेट लाइन तो हो लेकिन ओरिजिन से पास ना हो, तो इस मसले को हल करने के लिए ग्राम कहता है कि आप डी को रूट में लें, और जब डी को रूट में लेके ग्राफ बनाएंगे आप 1/d के साथ, क्योंकि डी से रिलेशन तो इन्वर्स है, लेकिन 1/d से तो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। तो वो कहता है अगर आप पूरा 1/d और आर का रिलेशन डायरेक्ट मान लें और ग्राफ बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कहाँ से पास हो जाएगा, ओरिजिन से। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी को रूट में लेना इस मकसद के लिए है ताकि जो ग्राफ बने, जो मैथमेटिक्स हो उसका जो फॉर्मूला बने वो वैलिड हो, और जो ग्राफ है वो कहाँ से पास हो, स्ट्रेट लाइन से। तो उसका मतलब है कि जो लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है एक कांस्टेंट वाली, वो उसी सूरत में वैलिड होगी जब डी को किस में लेंगे आप, रूट में, वरना वो वैलिड नहीं। तो स्टेटमेंट क्या बनी, कंडीशन सिमिलर होने के बाद बात हो रही है, कंडीशन सिमिलर होने के बाद गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन में और उसकी डेंसिटी के रूट में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स। डेंसिटी कम होगी स्पीड ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी स्पीड कम। अच्छा जी, अब ज़रा फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी ज़रा वेट करना पड़ा आपको, पेज चेंज किया मैंने। अब आप इसको दोबारा से बात आगे बढ़ाते हैं ग्राम्स लॉ की। अब ग्राम्स लॉ की दोबारा से जब बात आगे बढ़ाएंगे हम, तो उसकी हमने बनानी है इसके कंपैरिजन का फॉर्मूला बनाना है ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस। अच्छा, अगेन डेरिवेशन, जैसे मैंने आपको मना किया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डेरिवेशन करें, अलबत्ता जो ड्राइव होकर फाइनल फार्मूला होगा वो आपको आना चाहिए। अच्छा, अब टॉपिक बोलता है कि भाई गैस ए है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर ए है, उसकी डेंसिटी डी ए है, उसका मॉलिक्यूलर मास एम ए है। दूसरी गैस बी है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर बी है, डेंसिटी डी बी है और मॉलिक्यूलर मास एम बी है। अब जब इस दोनों के ऊपर आप लॉ अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं तो डेरिवेशन कर दे रहा हूँ समझाने के लिए, पर आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसका रट्टा मारें। तो गैस ए के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का जो रिलेशन निकालेंगे आप डी के साथ, वो इन्वर्स बनाएंगे, और ऐसा करने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आर ए डी ए इक्वल टू के। जब आप गैस बी के लिए फार्मूला बनाएंगे तो गैस बी के लिए बनेगा 1/√dB। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल फार्मूला बन जाएगा आर बी √dB इक्वल टू के। इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे। इक्वेट का असूल आपको पता है कि जो चीज़ कॉमन होती है उसे आप गायब कर देते हैं। तो कॉमन यहाँ पे के है, के को आपने गायब कर दिया, तो के को जब गायब कर दिया तो ये हो गया आर ए √DA इक्वल टू आर बी √dB। फार्मूला हो गया।
दोनों आर को आपने एक तरफ प्लेस कर दिया तो ये हो गया आर ए अपॉन आर बी, डेंसिटी वहाँ चला गया तो डी बी पहले से था, तो ये हो गया आर ए अपॉन आर बी डी बी अपॉन डी। ये इसकी पहली फॉर्म है इस कंपैरिजन की। अगेन ये पूरी डेरिवेशन आप भले मत पढ़िएगा पर ये ज़हन में रखें। डेंसिटी को अगर हम रिप्लेस कर दें मॉलिक्यूलर मास से, कोई स्टेटमेंट अलाउ कर रही है, स्टेटमेंट कर रही है कि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का बिहेवियर सेम है, तो लिहाजा डेंसिटी को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस करके फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला बनेगा आर ए अपॉन आर बी, एम की जगह आ जाएगा एम बी और एम। ये इसकी सेकंड इक्वेशन है। ये ज़रा ज़्यादा आसान है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना आसान होता है। अच्छा, क्योंकि फिज़िक्स में ज़्यादा आप पढ़ते हैं रेट, कि रेट का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना है। अब हमारा टॉपिक है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि हमें डिफ्यूजन को टाइम से डिवाइड करना है। डिफ्यूजन क्या चीज़ है, अगर आप जहन पे जोड़ दें, मैंने अभी रिवाइज भी किया आपके लिए आज, कि डिफ्यूजन में वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन में वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिफ्यूजन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम है, डिवाइड करना है टाइम से। तो डिफ्यूजन को टाइम से डिवाइड करने का मतलब है हमें किसको टाइम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आर को रिप्लेस कर दूं वॉल्यूम और टाइम से, तो नया जो फॉर्मूला बनेगा ये भी आपको आना चाहिए, दैट इज़ के आर की जगह पे हम वी अपॉन टी रखेंगे। वी यहाँ पे वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा वी ए अपॉन टी ए, वी बी अपॉन टी बी, और राइट साइड को हमने नहीं छेड़ा तो ये एम बी अपॉन एम। थोड़ी सी इसमें पढ़ाई और है। अब अगर आप कभी कोई ऐसा नोमैकल करें, पेपर में नोमैकल आ जाए और उसमें कहा जा रहा हो कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम बराबर है या दोनों गैसेस का टाइम बराबर है, तो इस फॉर्मूले को आप फिर अपनी आसानी के लिए मैनिपुलेट करेंगे। अगर कहा जाए दोनों गैसेस के लिए टाइम बराबर है तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वी ए अपॉन वी बी, और इधर आ जाएगा अगर आप देखें एम बी अपॉन एम ए। लेकिन ऐसा कब है, जब दोनों गैसेस का टाइम बराबर, दोनों गैसेस का टाइम बराबर। इसी तरह अगर आप यहाँ पे दोनों गैसेस का वॉल्यूम बराबर कर दें तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, और ऐसी सूरत में आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टी ए अपॉन 1 अपॉन टी बी, और आप इसको ज़रा मैथमेटिकली ओके कर दें तो टी बी ऊपर चला जाएगा, टी ए नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया एम बी अपॉन एम ए। ऐसा कब होगा, जब वी ए और वी बी बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्वेशन आप नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, दो आपने और याद कर ली, ये वाली एक याद कर ली, पर ये कब होगी, जब टाइम बराबर होगा। ये वाली आखिरी वाली एक याद कर ली, ये वाली कब होगी, जब वॉल्यूम बराबर होगा। आसानी के लिए आप जहन में रखेंगे ये तीन इक्वेशन है, आर वाली दोनों और टाइम अपना वॉल्यूम वाली, आर वाली दोनों और वॉल्यूम वाली, इन तीनों में क्रॉस है। ए ऊपर है, यहाँ ए नीचे है, यहाँ बी नीचे है, यहाँ बी ऊपर है। टाइम वाली सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें बिल्कुल सेम है, ये बी ऊपर है, बी ऊपर है, ए ऊपर, ए नीचे है, ए नीचे है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी और नोमैकल भी आप आसानी से हैंडल करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ग्राम्स लॉ जो है इसके ऐसे नोमैकल हो सकते हैं तो 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। लिहाजा ये रिकमेंड है कि आपने लाजमी करने ही करने। वैसे तो सारे नोमैकल मैं कहता हूँ टच में रखें आप, थोड़े बहुत करें आप, लेकिन ग्राम्स लॉ के नोमैकल के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये लाजमी करना ही करना है आप। तो उसमें मिसाल के तौर पे एक नोमैकल अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई सवाल आया आपसे कि कंपेयर किया, ये आ सकता है पेपर में, कंपेयर दी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो आपने फॉर्मूला लगाया वेरी क्विकली, आपने आर हाइड्रोजन और आर मीथेन का फॉर्मूला लगाया
क्रॉस में होता है, आपको पता है फॉर्मूले में, एम मीथेन और एम हाइड्रोजन। एम मीथेन आपने 16 प्लेस किया, हाइड्रोजन 2 प्लेस किया, √8 आपका आंसर आ गया। अब ये √8 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेपर में भी अगर रूट वगैरह होगा तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, तो अंडर रूट में आंसर छोड़ देंगे आप। तो ये जो आपने आंसर निकाला RH2/RCH4 √8, ये कहलाता है कंपैरिजन। और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन √8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। पेपर में इस तरह से भी दे सकते हैं आंसर, इस तरह भी दे सकते हैं। तो अब देखिए 2 लाइनों में इसका आंसर आया, तो ये न्यूमेरिकल पेपर में आ जाएगा तो कोई शोर नहीं मचाएगा। इसमें कितनी देर लगी, मुश्किल से इसमें 2 मिनट लगी। तो इसी तरह कंपेयर करने को आ जाए तो गैसेस प्लेस करें, मॉलिक्यूलर मास प्लेस करें, सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, और वो जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में भी पेपर में ऑप्शन में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, तो आप जो है वो, या इस फॉर्म में भी हो सकता है, इसी की एक और फॉर्म CH4 ही √ वहाँ चला जाए, तो RCH4 बराबर है 1/√8। इतनी मैथमेटिक्स तो आपकी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, कि आप छोटी छोटी चीज़ों में फंसे नहीं और पेपर में फैसला कर लें किस तरह इसको मैनिपुलेट करना है। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल आ सकता है कि भाई अगर आ जाए कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन of 2 gases is 2:5. If the molecular mass of गैस A, पहली गैस कह लो, गैस 1 कह लो, गैस A कह लो, गैस X, किसी भी नाम से आ सकता है, is 50 AMU, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B, यानी सेकंड गैस। तो अब आपने ये जो रेशो है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया, 2 गैसेस में से एक का मॉलिक्यूलर मास दे दिया, दूसरे का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आपने ये फॉर्मूला लगाया, RA/RB MB/m। R/, ये जो रेशो दिया हुआ 2:5, ये क्या है, रेशो है। रेशो किसका है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। तो R/RB की जगह पे आपने प्लेस कर दिया 2/5, और यहाँ पे आपको MB निकालना है, मॉलिक्यूलर मास गैस B का निकालना है, तो MB को ऐसे ही छोड़ा, MA आपने 50 प्लेस कर दिया, स्क्वायरिंग की तो 4 आ गया और 25 आ गया, और यहाँ पे MB और 50 आ गया। अब ये इत्तेफाक से कैलकुलेशन आसान है, मैंने सोच के तो नहीं वैल्यूज़ दी थी, पर कैलकुलेशन आसान है तो फ़ायदा उठाते हैं। 25 से कैंसिल हो गया 2 से, और ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो MB आपके पास आ गया 8। तो अब ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं, अगर आप गौर से न्यूमेरिकल्स को देखें दोनों को थोड़ा टाइम लगाकर, तो ये ऐसे हैं कि भाई ये पेपर में अगर आ जाए तो कोई ये नहीं बोल सकता कि यार को न्यूमेरिकल आ गया और कैलकुलेटर चाहिए और ये है और वो है। सिंपल आपने कहीं रूट भी ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट आ रहा हो, सिंपल स्क्वायरिंग करनी है आपने और सॉल्व कर देना, और आपने अपने आंसर तक पहुंच जाना है। तो बिल्कुल रिकमेंडेड है कि ये आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 के जो असाइनमेंट आपको मिलेंगे उसमें इसके न्यूमेरिकल भी होंगे, और वैसे भी इसके न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं, बुक में भी मिलेंगे, नॉर्मल लेक्चर में मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस पे रहना चाहिए आप। अच्छा, अब बहुत थोड़ा सा लेक्चर हमारा रह गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही समझे। लेक्चर नंबर 7 हम ख़त्म कर रहे हैं। हाफ एन आवर का लेक्चर में बनाता हूँ ताकि आप आराम से बैठ के एक दफ़ा उसको देख लें, चीज़ें समझ लें, थोड़ा सा दोबारा देखना और रोक के देख लें, पैनिक भी ना हो आप, और फोकस करके पढ़ें और उस चीज़ को फाइनल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें, बिल्कुल जितना मजबूत बना सकते हैं टॉपिक को बनाएं। अच्छा, आखिरी जो गैस का लॉ हम पढ़ना है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लिक्विड में मूव कर जाएंगे, वो हमारा है लॉ नंबर 5 इज़ डाल्टन्स लॉ, जो मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, बच्चा आप पढ़ के बैठें।
अच्छा भाई, डॉल्टन्स लॉ ये कहता है, बस 1 मिनट हम इस पर बात करेंगे। डॉल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके गैसेस का मिक्सचर है और मिक्सचर में 2 गैसेस हैं, ए और बी, तो क्योंकि गैसें इंडिपेंडेंट होती हैं और नॉन लिविंग बॉडीज़ होती है, लिहाजा ये एक दूसरे का ख्याल करते हुए बिहेव नहीं करेंगी, तो ये अपने अपने हिस्से का प्रेशर लगाता है, अपने अपने हिस्से का प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर गैस ए भी लगाती है, प्रेशर गैस बी भी लगाती है। तो गैस ए जो प्रेशर लगाती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और गैस बी जो प्रेशर लगाती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों एक ही वक्त में अपने अपने हिस्से का प्रेशर लगाते हैं। अब अगर हम कंटेनर में लगा दें बैरोमीटर, बैरोमीटर आपको पता है वो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर मेजर करता है, तो बैरोमीटर आपको एक आंसर देगा। अब किताब कहती है या डॉल्टन कहता है कि वो जो एक आंसर है वो पार्शियल प्रेशर अगर ए हो जाएगा तो फिर बी क्यों नहीं होगा, और बी हो जाएगा तो ए क्यों नहीं होगा। तो ये जो एक प्रेशर बैरोमीटर देता है उसको डॉल्टन बोलता है टोटल प्रेशर, जिसमें इसका भी हिस्सा होगा और इसका भी हिस्सा होगा। तो हमारे पास 2 तरह के प्रेशर हो गए, एक गैस का ज़ाती प्रेशर जिसको इंडिविजुअल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और एक टोटल प्रेशर जो कि बैरोमीटर दे रहा है। इन दोनों को जो रिलेट करेगा लॉ, किस किस को, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस और टोटल प्रेशर, इन दोनों को जो रिलेट लॉ करेगा, इस लॉ को हम कहते हैं डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि अगले लेक्चर में हमने पढ़ना है। इसकी 2-3 हिडन स्टेटमेंट भी हैं जो कि किताब में बाज़ाब्ता लिखी भी नहीं है पर वो पेपर में आती हैं, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। कुछ उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे।